जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ जो हमारे पटना के खान सर हैं, उनकी प्रसिद्ध बायोलॉजी का क्वेश्चन जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा आपको होता है दूसरों को हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा आपसे बने शेयर हेल्प ज़रूर करिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ जो आपको ऊर्जावान बनाए रखने का। कहा जाता है कि कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता ज़रूर है। कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता ज़रूर है। दोस्तों बात को गौर करके ध्यान से सोचिएगा। कितने भी पकड़ लो या फिसलता जरूर है। यह वक्त हिसाब बदलता जरूर है। 7 बजता है दोस्तों तो 8 जरूर बजता है, 8 बजता है तो 9 जरूर बजता है, 9 बजता है तो 10 जरूर बजता है। समय बदलते जाता है दोस्तों, समय एक साथ नहीं रहता है। हर स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आता है दोस्तों, उस परेशानियों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाता है। कहते हैं कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। आगे है दोस्तों वो महान हस्ती जिनको देख करके नमन करने का मन करता है 100 बार। उन्होंने हमारे भारत को, भारत तक के नहीं विदेशों तक के गौरव को गौरवान्वित कर दिया। वो नाम को ऊंचा कर दिए शिकागो सम्मेलन में जाकर के। भारत में भी ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहे थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उन्होंने कहे थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, तब तक आपको चलते रहना है। उठो जागो और तब तक मत रुको दोस्तों जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इन्हीं मोटिवेशन के बाद मैं आपको खान सर का पीडीएफ जो बायोलॉजी का है चैप्टर बाय चैप्टर प्रतिदिन आपको एक दिन ना करके या प्रतिदिन आपको मिलेगा दोस्तों, जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखना ना भूलें। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और ताकत मिलेगा दोस्तों। मैं अगला वीडियो और लाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अगला वीडियो आपको देने का, अगला क्लास में देने का जरूर लाइक। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इन महान हस्ती को हमेशा आप याद रखिएगा। कंटेंट है बायोलॉजी का है जिसमें आपको पढ़ना है कोशिका, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और रक्त, ब्लड ग्रुप, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिया, ग्लैंड या कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर की गुहा, कैविटी ऑफ बॉडी। 14 चैप्टर आपको जो मिलेगा दोस्तों। फिर है न्यूट्रिशन और मानव रोग। ये 16 चैप्टर 16 वीडियो या 16 दूनी 32 वीडियो में आप पूरी तरह से मेन क्वेश्चन यानी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं बार बार, गहराई से भी और ऊपर का भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसे देखना कदापि ना भूलें, एक बार जरूर देखें।
तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, पूछेगा परीक्षा में दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटा जाता है। कितनी शाखा में? दो शाखा में बांटा जाता है। एक है जूलॉजी एंड बॉटनी। एक क्या है? जूलॉजी है, दूसरा क्या है? बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी अंतर्गत, माने जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन, या जूलॉजी के जनक अरस्तु है। जूलॉजी इसके अंतर्गत जो आता है, या जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या किस में किया जाता है? जूलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। या जूलॉजी के जनक पूछेगा दोस्तों तो आप याद रखिएगा अरस्तु। कौन? अरस्तु है। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने दिया था। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब दिया था? 1665 में दिया था। किंतु इनके मृत कोशिकाओं, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसका? मृत कोशिका की खोज की थी, जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किनको? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। पूछता परीक्षा में दोस्तों कि कोशिका सर्वप्रथम खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत कोशिकाओं का खोज किया था, मरे हुए पर किए थे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 में हुआ था, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक किए थे मृत कोशिका का खोज, लेकिन जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में हुआ था, 9 वर्ष के बाद। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से कहते हैं, या इनको जाना जाता है दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। कोशिका के अंदर किसका खोज किया? केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? तो 1881 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया था 1665 में, लेकिन जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। आगे आते हैं दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं स्वान क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। उन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है। शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। उन्होंने कहा कि कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर का सबसे छोटी क्या है? इकाई है। आ गए थे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर सुख सुविधा जो हमसे सक्षम हो वो मैं आपको प्रदान करूँगा।
वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी सफलता का राज, आपको सफल होने के लिए हर कदम पर मैं चलूँगा। सिर्फ वीडियो को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे तो पैसा लगेगा नहीं। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि स्लाइडेन और स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सबसे छोटी कोशिका, शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। जो मरे हुआ कोशिका है दोस्तों, मरे हुए कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। पूछेगा परीक्षा में दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका भी होता है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका भी होता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। जो तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका अगर डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता, जिसके कारण मनुष्य को सर में चोट लगने के सिर ही क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। चोट लगने से शरीर में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, शरीर में चोट लगने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो ठीक नहीं होता है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं दोस्तों। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर या यकृत में होता है। यानी पूछेगा कि शरीर के कौन सा अंग है जहाँ सबसे ज़्यादा तेजी से कोशिका का विभाजन होता है, तो लीवर, जिसे जिगर या यकृत होता है कहते हैं। लेकिन लीवर या जिगर यकृत जो है, अगर उसमें कोशिका डैमेज हो जाता है, उसमें कोशिका क्या होता है? डैमेज हो जाता है, तो समझ लीजिए वहाँ अपने आप स्वतः वो ठीक कर लेता है। क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है। किसमें? लीवर या जिगर, उसी को कहा जाते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र में अगर कहीं चोट लग गया तो इसकी कोशिका को ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रोगी मृत्यु हो जाता है, मर जाता है आदमी। अब आते हैं कोशिका के अंग। क्या आते हैं? कोशिका के अंग। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्मा, इसकी खोज पुरकिंजी ने किया। कौन किया? पूछेगा दोस्तों कि जीवद्रव का खोज किसने किया, तो पुरकिंजी ने किया। जो यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवन का आधार भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवन का आधार भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है। इसमें 80% भाग, याद रखिएगा, जीव द्रव में, याद रखिएगा, जीव द्रव में 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में, याद रखिएगा, जीव द्रव में 80% भाग क्या होता है? जल होता है। यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितना प्रकार का? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? कोशिका द्रव या केंद्रिका द्रव। कौन कौन?
कोशिका द्रव या केंद्रिका द्रव होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव या केंद्रिका द्रव होता है। आते हैं कोशिका द्रव को, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से क्या होता है, बचा देता है। अब आते हैं कोशिका भित्ति या जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है यह सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। केवल पादप में पाया जाता है। किसमें, पादप। पादप माने पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा दोस्तों, सेलुलोज का बना होता है कौन सा, कोशिका भित्ति। यह पादप में पाया जाता है। पादप में पूछता है, पादप का से है ना, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो पादप। पेड़ पौधों को यह सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक पादप होता है दोस्तों। जीवाणु एक क्या है, पादप होता है, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो या ग्लाइकोन की बनी होती है। याद रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो या ग्लाइकेन, पेप्टिडो या ग्लाइकेन, पेप्टिडो या ग्लाइकेन किसका, जीवाणुओं का कोशिका भित्ति। जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडो या ग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडो ग्लाइकेन एक ही है दोस्तों, याद रखिएगा। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसका, काइरिन, जिसे काइटिन कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन की, काइरिन है दोस्तों। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइरिन का। अब आते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार दोहराया जाता है कि क्या जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। कहा जाता है कि यह जो इसका काम है, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली याद रखिए दोस्तों, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। किसमें, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। यह अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम यानी कुछ ही वस्तुओं को जाने अंदर देता है, सभी को जाने अंदर नहीं देता है कोशिका झिल्ली। कुछ ही वस्तुओं को, कुछ ही चीज़ों को ये जाने देता है, सभी को जाने नहीं देता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। पूछेगा सूत्रकणिका तो समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका खोज अल्टमैन किया था। कौन किया था, अल्टमैन किया था। यह ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ ऑक्सी क्या होता है, श्वसन होता है। पूछेगा ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। यह केप्स चक्र चलता है, यहाँ केप्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। याद रखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में केप्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, केप्स चक्र चलता है, जहाँ पे एटीपी और ग्लूकोज क्या होता है, बनता है। एटीपी और ग्लूकोज क्या होता है, बनता है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों कि एटीपी और ग्लूकोज कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। केप्स चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखेगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसी कारण हमें कोशिका का
पावर हाउस या शक्ति गृह के नाम से जाते हैं। बार बार पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेगा, हिंदी में सूत्रकणिका इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र होता है, तब ग्लूकोज और एटीपी बनता है और हमें ऊर्जा प्रदान होता है। और हमें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होता है दोस्तों, क्रिस्टी का बना होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो दीवार है किसका बना होता है, क्रिस्टी का। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो दीवार है किसका बना होता है, क्रिस्टी। क्रिस्टी याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो दीवार किसका बना होता है, क्रिस्टी का बना होता है। अब आते हैं अंतःप्रदब जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। अंतःप्रदब जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका के अंदर क्या करता है, आंतरिक को सहायता करता है, जिससे हम कोशिका को क्या कहते हैं, कंकाल। कोशिका का क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल। जैसे मेरा शरीर में अंदर से सहायता कौन दे रहा है, ये अंदर का बोन, हड्डी, हड्डी पर ऊपर मांस लगा हुआ, तभी हम चल बुल सकते हैं। अगर ये हड्डी नहीं रहेगा तो हम एक जगह गिर फिर जाए, फिर उठ नहीं सकते हैं। यही काम करता है कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंतरिक सहायता करता है। आंतरिक सहायता कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रदब जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है दोस्तों। एगो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एगो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ वाला क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है, स्मूथ वाला। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक अस्मूथ। दोनों अस्मूथ, एगो स्मूथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण आपको कर देगा, लेकिन एक रफ होता है राइबोसोम, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पर क्या होता है, रफ पर प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण। याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। अब आते हैं राइबोसोम के बारे में। अब आते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है दोस्तों। राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर में सबसे छोटा अंग है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। याद रखिएगा, राइबोसोम है जो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। किसके अंदर, कोशिका के अंदर राइबोसोम सबसे छोटा अंग है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम का। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70, हिंदी में इसको 70 है ना, 70S राइबोसोम। यह 70 वाला क्या होता है, यह हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। 70S वाला छोटा है तो हल्का होगा, 70 है तब। यह प्राकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है।
कैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कौन? 70S राइबोसोम। लेकिन 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम क्या होता है? यह भारी होता है, सबसे ज़्यादा तो भारी होगा ना दोस्तों, 80 तो भारी होगा। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वाला जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम है ना, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है जो प्रोटीन निर्माण करने में करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, या इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है, जो प्राकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, तो प्राकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो 70 वाला जो होता है प्राकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80 वाला जो कोशिका होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सत्तर एस का मतलब हुआ, एस का मतलब होता है दोस्तों सेंडिमेंटेशन। क्या होता है? सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। 70 सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट राइबोसोम। अब आगे आते हैं दोस्तों, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेंटस के बारे में हम जरा देखते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी की खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया। यह पदार्थ का परिवहन करता है, यातायात में सहायक करता है। क्या करता है? आने जाने का मार्ग बनाता है, ट्रक का काम करता है। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। किसका करता है? पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। यातायात में क्या है? सहायक है। आगे आते हैं सेंट्रोसोम, जिसको तारकाय भी कहते हैं। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? तारकाय। पूछेगा दोस्तों गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया? तो कैमिलो गोल्जी किया था। यातायात का परिवहन या पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो कैमिलो गोल्जी का गोल्जी बॉडी करता है ना। यातायात में सहायक कौन होता? तब कैमिलो गोल्जी होता है। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी तो उसका खोज किया था दोस्तों, सॉरी दोस्तों। सेंट्रोसोम अब आते हैं, यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका को क्या करता है? विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। पूछेगा मस्तिष्क में पाया कौन नहीं जाता? तो सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, मस्तिष्क में कौन नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसी कारण तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। कहा जाता है कि सेंट्रोसोम है जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है। किसमें? जंतु है उसमें पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसी कारण कोशिका का विभाजन नहीं होता, मरता है तो बनता नहीं हो, आदमी स्पॉट डेड कर जाता है। अब आते हैं आगे दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। याद रखिएगा, पादप पादप मैंने पेड़ पौधों में कोशिका का जो विभाजन होता है सेल प्लेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सेल प्लेट के माध्यम से होता है। पूछेगा पादप में कोशिका विभाजन किसके माध्यम से होता है? तो सेल प्लेट। कौन सा? सेल प्लेट।
के माध्यम से होता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? बोवेरी ने किया। याद रखिएगा, बोवेरी ने सेंट्रोसोम का खोज। पूछेगा कुछ तो, सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? तो बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? बोवेरी ने किया था। याद रखिए। अब आते हैं लाइसोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर क्या करता है? लाइसोसोम पचाने का काम करता है। जो इसके अंदर जल का अपघटन का काम होता है। क्या होता है? जल के अपघटन का काम होता है लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? जल अपघटन का काम होता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता, यह उस अंग को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। लाइसोसोम यह है दोस्तों, अगर कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता तो इसको क्या कर देता है? हटा देता है रास्ते से, उसे नष्ट कर देता है। याद रखिएगा, ऐसे नहीं, कोशिका के अंदर यह काम करता है, क्या करता है? पाचन करने का काम करता है। इसके अंदर जल का अपघटक होता है। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो इसे क्या करता है? लाइसोसोम उसे हटा देता है, भगा देता है, उसे नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता तो यह कट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं। पूरा कोशिका अगर काम नहीं करता दोस्तों तो यह क्या कर देता है? पूरे को काट देता है और इसे ही आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। किसको? लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया है। लाइसोसोम को खोज कौन किया? डी डुबे ने किया है। याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम क्या नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है। आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिस पर एसिलिन आरबीसी का कब्र कहलाता है। अब आते हैं केंद्रक। बार बार याद रखिएगा दोस्तों, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक, इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा, बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार भेर भेर कौन। केंद्रक को खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रित करता है। क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, या इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका को नियंत्रित करता है, या कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। पूछेगा दोस्तों, कोशिका का केंद्रक किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं केंद्रक को। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया? न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट? 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में। अब आते हैं रसधानी के बारे में दोस्तों। रसधानी क्या है? वैक्यूलस क्या है? रसधानी जो होता है दोस्तों, याद रखिए, यह जल को संचित रखने का काम करता है। क्या करता है? जल को संचित रखने का काम या स्टोर रखने का काम करता है। जो जंतु में, याद रखिएगा, रसधानी जो है जंतु में छोटा होता है और पादपों में क्या होता है? बड़ा होता है। पूछेगा रसधानी किसमें सबसे बड़ा होता है? पादप जंतु। 4 को ऑप्शन दे देगा आपको। तो पादपों में बड़ा होता है और जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है। जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है।
अब आते हैं प्लास्ट प्लास्टसाइड, जिसे लवक कहते हैं। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। पादप पेड़ पौधा सबसे बड़ा क्या है? कोशिका अंग है। पादप का सबसे बड़ा क्या है? कोशिका अंग है। लवक है जो केवल पादप में पाया जाता है। दोस्तों ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। लवक क्या है? पादप में ही पाया जाता है, जंतु में पाया नहीं जाता है। लवक केवल पादप में ही पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होता है दोस्तों। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णित लवक, और तीसरा होता है वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। याद रखिएगा लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। लवक कितने अक्षर के होता है दोस्तों? याद रखिएगा ला बा अका क्या अक्षर के है? 3 अक्षर के, 1 2 3। तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। कौन कौन? वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। अब हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। यह भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन को क्या करता है? निर्माण। कहाँ पाया जाता है? ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। याद रखिएगा पत्ती और तना में पाया जाता है हरित लवक। पत्ती और तना में पाया जाता है हरित लवक। अवर्णित लवक क्या है? यह भोजन बना के दिया। हरित लवक भोजन का निर्माण कर दिया, लेकिन यह भोजन को संग्रह करता है। कौन? अवर्णित लवक। कौन करता है? अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को संग्रह करने का काम करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अवर्णित लवक जड़ और फल, यानी जमीन के नीचे और सबसे ऊपर फल जहाँ लगता है। अब आते हैं दोस्तों वर्णित लवक। वर्णित लवक तो होता है यह रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर, मिर्च में क्या पाया जाता है? लाइकोपोज। टमाटर या मिर्च में क्या पाया जाता है? लाइकोपोज। वर्णित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है। देखिएगा गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानोन, है ना। चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटानोन। गाजर में कैरोटीन। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। याद रखिएगा फल जो होता है पीला होता है किसके कारण? जेंथोफिल के कारण होता है। फल जो होता है पीला किसके कारण? जेंथोफिल के कारण होता है। अब आते हैं दोस्तों कोशिका। पढ़ रहे थे कोशिका के प्रकार, पढ़ रहे थे ना। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्राकैरियोटिक कोशिका होता है अविकसित होता है। प्राकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? अविकसित। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? विकसित होता है। प्राकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? अविकसित होता है। यूकैरियोटिक में आता है 2, एक आता है पादप और दूसरा आता है जंतु। देखते हैं प्राकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। इसमें आप विकसित होकर कर देगा तो कुछ पाया जाएगा इसमें। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम वो 70 तथा शेष अंगों का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली पाया जाता है जरूर, राइबोसोम एस 70 वाला पाया जाता है। याद रखिएगा 2 प्रकार का 70S और 80S, है ना। अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ये पूरी तरह से विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? पूरी तरह से विकसित होता है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 70-80 राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में 80, है ना, 80 एस पाए जाते हैं। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है।
पादप कोशिका याद रखेगा, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, चौकोर होता है। लेकिन इसके अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टिड। यूकैरियोटिक कोशिका है ना, 80 राइबोसोम प्रकार का पाया जाता है। इसके सभी अंग होते हैं, पूरी तरह से विकसित होता है दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में राजधानी जो होता है बड़ा होता है, क्या होता है, राजधानी होता है जो क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है, जंतु कोशिका क्या होता है, गोल होता है। लेकिन इसके सबसे अंदर जो बड़ा होता है उसे केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों गुणसूत्र के बारे में। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 पाया जाता है। इसकी खोज कौन किया था, बाल्डियर ने किया था। पूछेगा गुणसूत्रों का खोज कौन किया, बाल्डियर ने किया। मानव में कितने गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा यानी 46। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग का सेंट्रोमर कहा जाता है। गुणसूत्र का मध्य भाग का यानी बीच वाला भाग को सेंट्रोमर कहा जाता है। मध्य वाला भाग को याद रखेगा, सेंट्रोमर। लेकिन सबसे नीचे जो रहेगा, निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इनके बीच वाले धागे को समान संरचना पाया जाता है, जिसे आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्म कहा जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिए। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। याद रहे, केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है, क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन। डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन। लेकिन जीन पर माता पिता का क्या पाया जाता है, गुण पाए जाते हैं। जीन के आनुवंशिकता के आधार है। जीन क्या है, आनुवंशिकता का आधार है। याद रखिएगा दोस्तों। पहला है केंद्रक, इसके अंदर क्रोमोसोम, इसके अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पता है, जीन। और जीन जो है माता पिता का गुण पाया जाता है, आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं किसमें कितना है। मेल में 44 प्लस XY है, फीमेल में 44 प्लस XY है। कुछ जीवों में दोस्तों क्रोमोसोम जो है, जीवाणु में एक होता है, याद रखिएगा। जीवाणु में कितना होता है, एक होता है। मटर में 14 होता है, यानी मटर 14 रुपये किलो है, याद रखिएगा। मटर कैसे किलो, 14 रुपये किलो, याद रखिएगा। मटर 14 होता है। प्याज 16 रुपये किलो, 16 होगा प्याज में। प्याज कैसे है, 16 रुपये किलो, तो 16 होगा। टमाटर 24 रुपये पसेरी, 24 रुपये में 5 किलो टमाटर। टमाटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 24 होते हैं गुणसूत्र। मेढक में 26 होते हैं, मेढक में कितना होता है, 26 होता है। नींबू में 18 36 होता है, छोटा या बड़ा। नींबू में कौन होता है, 18 या 36 होता है। मानव में दोस्तों 46 होता है, मानव में क्या होता है, 46 होता है। आलू में 48 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, तंबाकू में 48। याद रखिएगा, आलू, चिंपैंजी या तंबाकू तीनों में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू में 48। लेकिन टेरिडोफाइटस में 1600 से अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1600 से अधिक पाया जाता है टेरिडोफाइटस में दोस्तों। केंद्रक अम्ल या दो प्रकार का होता है, डीएनए एंड आरएनए।
डीएनए को कहा जाता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद रखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और ताकत मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।